देखिए, आज आपके सामने आपका पदभाग का तीसरा पाठ है। इससे पहले 2 पाठ अपन पढ़ चुके हैं। किसी को भी कभी भी कोई दिक्कत आए, कभी भी आप पूछ सकते हो, समझ लो आप। लेकिन पूछने का मतलब यह है कि आप पढ़ोगे नहीं, मुझे लगता नहीं कि आप पूछोगे, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं जब तक आप पूछ नहीं सकते। और जब तक आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, जब तक आप उसका पदभाग जो है ना, उसकी व्याख्या, उसके अर्थ जो है ना, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आदिकाल के कवि हैं। और विद्यापति दूसरा पाठ पढ़ा था आपने, तो उसको फिर भी उसकी भाषा कुछ प्राकृत, कुछ अभ्रंश, कुछ संस्कृत और कुछ मैथिली भाषा का थी। तो मैथिली भाषा में लिखी हुई तो श्रृंगारिक काव्य रचना था, तो सब पकड़ आ गए थे। लेकिन पहला पाठ जो है ढोला मारूरा दोहा, और एक ये है नरपति नाल का भीषण देव रासो। ये राजस्थानी भाषा के साथ मिश्रण क्या है, डिंगल और पिंगल भाषा है, जिनके शब्दों को समझना पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझोगे, सुनोगे तो ही समझ आएगी बात। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन जो तीसरा पाठ है आपका बीसल देव रासो, लेखक कौन है? नरपति नाल, जिनके जन्म और मरण के विषय में कोई संकेत नहीं किया गया है, आपकी बुक में भी नहीं है। जीवन मरण का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि आदिकाल की जो काव्य रचनाएं होती है ना, वो ज़्यादातर कैसी होती हैं? ऐतिहासिक तो होती हैं, लेकिन उनमें संदिग्ध स्थिति होती है। उनके जन्म और मरण को लेकर कवियों में एक मत नहीं होता है। हाँ, वैसे तो बताया गया है कि 11वीं क्या 12वीं शताब्दी 1212 लिखा है, तो 1272 मजारी भी लिखा है, इस काव्य को लिखा है उसने। तो कोई 1212 मानता है, कोई 1272 मानता है इस काव्य रचना का समय का। लेकिन जो दिया है कि नरपति नाल, अब देखिए नरपति, अब ये नाम है या फिर इनकी उपाधि है, लेकिन जो इस नाम के आधार पर जो बताया गया है कि नाल है, इनका नाम है, कवि का नाल है, और नरपति है ना, ये इनकी उपाधि है। ये बताया गया है कि मूल नाम उनका नाल है, लेकिन पहले जो नरपति लिखा है वो उनकी उपाधि है। उपाधि को पहले उन्होंने लिखा है। जिन्होंने बीसल देव रासो लिखा है, बीसल देव कौन था? अजमेर के राजा, अजमेर के राजा चौहान वंशी था बीसल देव रासो, जिसको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। विग्रह राज चतुर्थ के नाम से, क्योंकि कारण क्या दिया है? क्योंकि विग्रह राज तो कई हुए हैं, लेकिन जो विग्रह राज चतुर्थ माना है ना, उसी को बीसल देव का संकेत मिला है, और उसी की धर्म पत्नी का नाम राजमती माना है। क्योंकि यहाँ में राजमती जो रानी आई है, तो और विग्रह राज जो हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके साथ में कोई राजमती उनकी पत्नी का नाम नहीं आया है, लेकिन बीसल देव के साथ राजमती का नाम जुड़ा है, जो विग्रह राज चतुर्थ थे। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या दिया है कि बीसल देव रासो, ये रासो शब्द लगा है। रासो ये उस समय की भाषा थी आदिकाल की, जिसमें डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा है। रासो उस समय का एक छंद है, जिसमें मतलब वीर काव्य लिखे जाते थे। लेकिन अब इसको अपन सोचे कि भाई वीर काव्य होगा, लड़ाई, बीसल देव रासो की पराक्रम और शौर्य, उनकी युद्धों का चित्रण, लड़ाई का वर्णन, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। भाई ये इस काम क्यों करता है? क्योंकि रासो लिख रहा है, और रासो जो शब्द लगा है, जितने भी, चाहे वो पृथ्वीराज रासो है, चाहे कुमार रासो है, चाहे अमीर रासो है, चाहे वो और कोई रासो है, तो उन सब में युद्धों की जो चित्रण किया है, उनके राजाओं की शौर्य, उनका पराक्रम, उनका
जो चित्रण किया है ना, इसलिए उस आधार पर अपन कहें तो ये रासो क्या नहीं है, तो ध्यान रखना कि ये वीर काव्य नहीं है। जबकि रासो जितने भी ग्रंथ है ना, उन सब में क्या लिखा है, रासो लिखा है। तो रासो का मतलब है वीर काव्य, क्योंकि रासक छंद में डिंगल पिंगल भाषा मिश्रित तो वीर ओजस्वी वाणी का प्रयोग करते थे। लेकिन ये वीर काव्य नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये मात्र क्या है, प्रेमाख्यान है। प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान का मतलब कि इसमें क्या है, प्रेम का चित्रण किया है, प्रेम का चित्रण किया है। और प्रेम का चित्रण कौन है, इधर तो कौन है, बीसलदेव, बीसलदेव, और इधर कौन है, राजमती। इनके प्रेम का चित्रण किया है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े का कोई जिक्र नहीं किया है, ध्यान रखना। राजस्थानी जो है बीसलदेव, आपको इतना ध्यान रखना है, बीसलदेव कहाँ का था, अजमेर, अजमेर का चौहान वंशीय, चौहान वंशीय राजा था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अजमेर के साथ आपने पृथ्वीराज नाम भी सुना है। पृथ्वीराज रासु चंद्र बरदाई ने लिखा है, तो उसमें पृथ्वीराज की लड़ाइयों का वर्णन है। लेकिन यहाँ ये जैसे लगता है नाम से कि भाई ये कोई वीर काव्य हुआ, जिसमें राजा की लड़ाई और उसके शौर्य पराक्रम का वर्णन किया, नहीं, किसी तरह का कोई वर्णन नहीं है। ये मात्र क्या है, ध्यान रखना, ये प्रेमाख्यान है। प्रेमाख्यान का मतलब है कि राजमती और बीसलदेव रासो जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, उनके प्रेम का चित्रण किया है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी टीका टिप्पणी भी हुई है कि राजमती को कोई तो मानता है जैसलमेर के राजा की पुत्री मानता है, और कोई कहाँ की मानता है, मालव प्रदेश के राजा भुज परमार की पुत्री मानता है। समझ लो आप, तो कहीं जैसलमेर के राजा की पुत्री मानता है, लेकिन ज़्यादातर जो पक्ष मिला है वो कौन सा मिला है, ये राजा भुज की पुत्री जो परमार वंशी है, जो मालव प्रदेश के धार नगरी के राजा थे, वहाँ के राजा की पुत्री का नाम दिया है। तो क्योंकि ऐतिहासिक जब प्रश्न उठता है तो बहुत सारी चीज़ों में, समय में, उनके जन्म में, उनकी यहाँ भी ये दिया है, यहाँ भी एक वो आया है इसका कि भाई मालव प्रदेश का राजा भोज था और उसकी पुत्री राजमती थी, तो इसके जन्म में और राजा भोज के जन्म में 100 साल का अंतर दिखाया है। तो हम कैसे मान लें कि ये राजा भोज की पत्नी, वो पुत्री थी, कैसे मान लें इसको। लेकिन अब किस आधार पर कैसे इन लोगों ने अपनी काव्य रचनाओं को आधार बनाया है, वो कवियों का वो है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि बीसलदेव रासो है कौन। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि बीसलदेव अजमेर चौहान वंशीय राजा है, ठीक है। इसमें आपके नमक की खाने कहाँ है, अजमेर में नमक की खान अजमेर में आपने नाम सुना होगा, सावर, सांबर झील तो सुना है ना, सांबर झील सब इसी के अंडर में था, ये राजा के अंडर में था। तो सांबर झील और अजमेर इन सबको मिलाकर सबके ऊपर राज करते थे विग्रहराज चतुर्थ, जो कि बीसलदेव के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि इनके राज में धन दान संपन्नता थी, किसी तरह का कोई दुख नहीं था। अपने वैभव विलासता जो है, जिसमें चतुरंगी सेना दिखाई है, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल और घुड़सवार जो होते हैं, चतुरंगी सेना दिखाई है कि इनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो नहीं टिकता था तो फिर दूर दूर तक इसकी कहानी फैली हुई थी। बीसलदेव देखने में भी सुंदर और पराक्रम शौर्य में भी सुंदर। तो यहाँ इस चीज़ को आधार माना है, और आधार माना है तो फिर यहाँ दूसरी तरफ जो दिखाया है ना, वो मालव प्रदेश दिखाया है।
मालव प्रदेश, ठीक है। अब मालव प्रदेश, ये मालव प्रदेश कौन सा है? मालवा, और ये मालवा कहाँ है? MP, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो मालव प्रदेश जो है ना, यहाँ का राजा कौन दिखाया है? भोज, भोज, भोज राजा। और ये कौन? परमार वंशीय, परमार वंशीय राजा भोज के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुनी है ना। ये सब इन्हीं से जुड़ी हुई, क्योंकि राजा भोज न्यायप्रिय राजा था। तो फिर उसके साथ में बहुत सारी कथा जुड़ी हुई। तो ये क्या है कि राजा भोज परमार वंशीय हैं। इन्हीं की पुत्री का नाम क्या था? राजमती। इसी राजमती के साथ बीसल देव का विवाह हुआ है। तो क्या है कि परमार वंशीय राजमती जो है, जो राजा भोज की है। अब ये जो जगह का नाम दिया है वो ध्यान रखना, इसमें दिया है ये राजा कहाँ का है? धार नगरी, धार नगरी कि धार नगरी के जो राजा हैं भोज, जो परमार वंशीय हैं, उनकी पुत्री का नाम राजमती है, जो भी अद्वितीय सुंदरी थी। जो क्या थी? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसके बराबर कोई दूसरी नहीं हो, ऐसी अद्वितीय सुंदरी। जैसे ढोला मारू में भी आपने पढ़ा था, मारूबी को भी किसके समान बताया था? पद्मनी। तो फिर भैया दूसरी पद्मनी ये भी है, समझ रहे आप। तो राजमती अद्वितीय सुंदरी थी, इसीलिए। और राजा भोज ने जो बीसल देव राजा है उसके विषय में पहले ही चर्चा सुन रखी थी कि बहुत अच्छा राजा है, न्यायप्रिय है और पराक्रम शौर्य में कम नहीं है, दूर दूर तक उसका राज फैला हुआ है। उसके पास जो है साबर झील है जिसमें नमक की खाने हैं, जिसके पास चतुरंगी सेना है। तो इससे बढ़िया और कौन सा मुझे अपनी बेटी के लिए वर मिलेगा? अपनी बेटी के लिए वर इससे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए इसने कौन है? भाट, भाट और नाई, बामन तो जाते थे, पहले जाते थे ना, क्योंकि जितना अनुभव नाई को होता है ना, उससे ज़्यादा किसी को नहीं होता, नाई को होता है। क्योंकि जात में नौवा, पक्षी में कौवा बराबर है, बहुत तेज नज़र होती है। ये समझ जाते हैं कि भाई कौन किसके लायक है। तो भाट और नाई जो है उनको बामणों को राजा भोज ने कहा, पान सुपारी और लगन जो होती है कि उसको लेके उसके पास भेज दिया कि भाई जाओ बीसल देव की सगाई करके आओ। तो बीसल देव की सगाई राजा भोज ने कर दी। और राजा भोज जिस तरह से उसकी जो दिखाई है बारात, एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या में भव्य स्वागत किया है राजा भोज ने, और बारात भी वो अच्छी ले गया है, जिससे आसमान में जो सूरज है ना वो भी देखना बंद हो गया। ये कल्पना की है, क्योंकि चतुरंगी सेना है, कहीं आती है, कहीं घोड़े हैं, कहीं पैदल है, कहीं रथ है, तो धूप तो उड़ेगी, और धूल उड़ेगी तो सूर्य तो कहाँ दिखेगा। लेकिन राजा भोज ने भव्य स्वागत किया, और जितने फेरे राजमती के दिए, एक फेरे में एक नगर, दूसरे में 2 नगर, तीसरे में 3 नगर, मतलब माला माल पहले ही था और माला माल कर दिया उसने राजा भोज ने। तो बीसल देव के साथ राजमती आई है, कहाँ? अजमेर। तो जब दोनों धर्म पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा बीसल देव को क्या दिखाया है? अहंकार, गर्व, घमंड दिखाया है अपनी किस पर? राज्य पर, कि मेरा जैसा राज, मेरी जैसी सेना, मेरी जैसी सुविधा और किसी राजा के पास नहीं है। अपनी बड़ाई करना है, जिसे कहते हैं कि अपने मुँह मिट्ठू बनना। तो यहाँ राजा जब रानी के साथ बैठा है और रानी से अपनी बड़ाई की है कि मेरे पास
नमक की खाना है, मेरे पास ऐसा राज्य है कि जहाँ किसी तैने अभी सुना है, देखा नहीं है। विष्णुदेव कहता है रानी से, तैने सुना है, देखा नहीं है, लेकिन मेरा राज्य जैसा कोई दूसरा नहीं है कि ये नमक की खान ऐसा मेरा। तो यहाँ थोड़ा सा रानी को उसके अंदर का स्वाभिमान भी जग गया कि जय हो ठाकुर, कि इतनी बड़ाई अपने राज्य की, अपने बारे में इतनी बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम कर रहे हो। जो होगा आपकी बड़ाई सुनी है, जब भी तो पापा ने यहाँ सगाई करी है, नहीं काका हम और जगह कर देते, तो मैंने सुन रखी है, तो इसको बढ़ाई। लेकिन अहंकार था विष्णुदेव रासु को, विष्णुदेव को। तो यहाँ रानी ने कुछ कटाक्ष कर दिया, रानी ने कुछ कटाक्ष कर दिया। कटाक्ष में क्या कह दिया, अरे मेरे पति देव, जितनी तुम बड़ाई कर रहे हो ना, उतने धनवान तुम नहीं हो। बोल क्यों, मैं धनवान क्यों नहीं हूँ? बोल धनवान है उड़ीसा राज्य का राजा, जिसके पास सोने की खान है, तेरे पास नमक की तो है, और नमक की खाने के मारे फूल न फूल रोते तक है, वो सोने की खाने हैं, वहाँ देख वह है राजा। गुस्से में कह दिया राजा। अब जब ये बात भाई पत्नी के मुंह से निकली, तो विष्णुदेव का मुंह थोड़ा सा हो गया, तमाचा लगा विष्णुदेव को, और विष्णुदेव एकदम निराशा हो गया। बोले इसने तो एकदम सब करे धरे पे पानी फेंक दिया। मैं तो सोच रहा था कि वाहवाही करेगी है, लेकिन देखो वाहवाही भी कर ले आदमी, लेकिन एक लगातार डेली का वही रट्टा, तो फिर रानी क्या करे? रानी ने कह दिया कि महाराज इतने धनवान नहीं हो आप, जितने आप समझ रहे हो। आपसे अच्छा तो उड़ीसा का राजा है, जिसके पास सोने की खाने हैं। बस यही चीज़ इसको चुभ गई, और उसी दिन रानी को इसने छोड़ दी। यहीं विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, और उसी दिन रानी को छोड़ा और सीधा उड़ीसा चला गया कि अब तो मैं वहीं जाऊंगा जहां सोने की खाने हैं, वो सोने की खानों को देखूंगा कि किसके राज्य में है। तो ये रानी कह तो दिया रानी ने, लेकिन अब रानी भी पछता रही है। बोल मुझे क्या पता कि घर छोड़ के ही चल देगा, अब घर छोड़ के ये चला गया तो घर में मेरा बनेगा भी क्या। अब रानी रोकती है, पैर पड़ती है, निवेदन करती है, लेकिन राजा हटीला था। राजा ने कहा कुछ नहीं, अब तो मैं उसी सोने की खान को देखूंगा, और जब तक सोने की खान यहाँ नहीं बना दूँ अजमेर, जब तक मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा। तो ये उड़ीसा चला जाता है, उड़ीसा चला जाता है, और उड़ीसा में रहता है 12 साल। 12 साल उड़ीसा बिताया है विष्णुदेव। जब वहाँ 12 साल हो गए और रानी इधर गृह वियोग से पीड़ित है, जिसमें 12 मासा 60 ऋतु वर्णन दिया है, 12 मासा और 60 ऋतु वर्णन। इसका मतलब है कि 12 महीनों के प्रत्येक महीने के हिसाब से उसके गृह वियोग का शरीर पर असर दिखाया है कि अब महीना क्या है, उसी के अनुसार जेठ की दोपहरी है कि सर्दी है, गर्मी है, क्या चीज़ है, उसी के अनुसार शरीर पर प्रभाव दिखाया है। 12 मासा के माध्यम से अपने गृह वियोग की व्याख्या की है, और फिर ये पत्र लिखती है किसको? विष्णुदेव का, कि अब मैं मरने वाली हूँ, अगर आप आ सको तो एक बार आ जाइए। जब पत्र वहाँ पहुँचता है तो विष्णुदेव राजा वहाँ से आने की सोचता है। तो जो इसने वहाँ नौकरी जाके की है राजा ने, उस राजा के पास उसकी सोने की खानों में, तो वहाँ का राजा भी बड़ा खुश था इसके कार्य व्यवहार से। तो इन्होंने कहा विष्णुदेव ने कि महाराज मैं अब मेरे राज्य को जाना चाहता हूँ। बोला आप जाना चाहते हो? तो उसने सारी बात बता दी कि मैं भी चौहान वंशीय अजमेर का शासक हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम राजा के बेटे हो, राजा हो, तो फिर ऐसा करो कि आज तक तुमने मुझसे छुपाया रखा, पहले बताया नहीं, और आप सोने की खान में काम करते रहे। तो ऐसा करो कि मेरा निवेदन है कि मेरी बेटी है ना, उसकी सगाई मतलब शादी तेरे साथ कर दूँगा। तो तू अकेला आया है, तो अकेला नहीं,
तेरे साथ जीवन साथी भी तू लेके जा, और मेरे पास जो सोने की खाने हैं ना, इनमें से जितना तुझे सोना चाहिए उतना लेके अजमेर चला जा। तो फिर बीसल देव ने हाथ जोड़ के मना कर दिया, बोल महाराज एक पहली बंदरी है जो माँ बज रही है, और दूसरी फिर यहाँ बजेगी उड़ीसा में। तो संकेत में उसने कह दिया कि महाराज मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी ही शादीशुदा हूँ, मैं तो सिर्फ आपके उड़ीसा की खानों का नाम सुना था, आपका वैभव देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो मेरी धर्म पत्नी है राजा भोज, जो परमार वंशीय है मालव प्रदेश के, उनकी पुत्री है राजमती, वो मेरी पत्नी है। तो राजा ने कहा कि आपने बताया नहीं। बोले मैंने नहीं बताया, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ। तो उसके कार्य व्यवहार से वो बहुत खुश था उड़ीसा का राजा। तो उसने कहा उड़ीसा के राजा ने, तो बोले ऐसा कर, बोल जितना तुझे सोना चाहिए, जितना तू ले जा सकता है ना उतना सोना तू ले जा। तो राजा उड़ीसा के राजा ने क्या किया, जितने भी पहले साधन क्या थे, ये ऊँट घोड़े और गधे, तो जितना तू लाद सके उस उड़ीसा की खान से सोना लादा, ऊँट घोड़े गधा और सबको लेकर अजमेर आ गया, क्योंकि उसने खुश होकर दिए थे कि मैं तुझे अब सोना देना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे कार्य व्यवहार और सबसे मैं खुश हूँ। तो सोने के लिए तू आया था, सोने को देखना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तू सोना भी ले जा। तो यहाँ जितना भी लाया है बीसल देव रासु, उसने क्या किया कि पूरी नमक की खान सफ़ेद थी ना, उसके सारे ऊपर सोना ही सोना बिखेर दिया कि नमक नहीं दिखे रानी, फिर न्यू खाएगी नमक की खान, फिर न्यू खाएगी सोना खाना। तो उसने जितनी भी नमक की खाने थी ना, सब पर सोना बिखेर दिया। उसके बाद ये राजमती को लाया और राजमती को लेकर सीधे फिर वहीं गया साबर झील, और उसने कहा देख रानी, तूने कहा था कि सोना नहीं है तेरे राज्य में, नमक ही नमक है, आज देख जितनी भी खाना है ना उन सब में सोना है। अब यहाँ फिर से राजमती को थोड़ा सा बात वही आई, बोला आप भी सुधरो नहीं। उसका संकेत था कि बीसल देव राजा अब भी सुधरा नहीं है, वही अहंकार वही घमंड अब भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब जो मैंने की वहाँ के तो किए थे 12 महीना दूर रही थी, आपके खेतों की तो 24 को चली जाएगा, और 24 को गया तो जो आगे जब तक मैं मर लूँ। इसलिए उसने कहा कि नहीं, जो भी है बोल महाराज मैं मान गई कि आपकी जो वैभव विलासता, आपकी जो खाना है ना, उनमें अब नमक की जगह सोना ही सोना हो गया है, मैं मानती हूँ आपकी बात को। उसके बाद क्या हुआ है, बीसल देव और राजमती के बीच आपसी घर वासा हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था, आते ही विवाद खड़ा हो गया। लेकिन अब बीसल देव जो है कहाँ मालव प्रदेश से राजमती को ले आया है, और अब आराम से विग्रह राज चतुर्थ के साथ राजमती हिल मिल के अपने राज्य में रहती है और दोनों अच्छे रहते हैं। तो इनका जो नरपति नाल में ज़्यादा तो नहीं, 5-6 ही पद हैं इसके जो दिए हैं, जिनमें क्या है, शुरुआत में गणेश वंदना की है, फिर सरस्वती वंदना की है, कुछ जो सगाई हुई है उसका चित्रण किया है, उसके बाद 2-3 पदों में उसके वैभव विलासता और विवाह का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार की कथा है। अब इसमें कथा को कितने 400 पानों में बांटा है, कथा को कितने 400 पानों में। अब ये कथा जो है, पहला जो है वो क्या है, बीसल देव जो है, बीसल देव के विवाह का वर्णन है, बीसल देव के विवाह का वर्णन है। पहले 4 खंडों में बांटी है इसकी कथा बीसल देव की। और दूसरे में क्या है, राजा बीसल देव और रानी राजमती की आपसी बातचीत जो हुई, आपसी बातचीत जो हुई है, इनका चित्रण किया है। क्योंकि उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है कि जो राजमती है, राजमती के विरह वियोग,
विरह वियोग का चित्रण किया है, विरह वियोग का चित्रण किया है। और चौथे नंबर में फिर जो बीसलदेव उड़ीसा से लौट के आया है, उसके बाद में बीसलदेव राजा और रानी के संयोग प्रेम का चित्रण किया है। 4 सोपानों में बटी है ये पूरी राम कहानी, लेकिन आपके नहीं है। 128 पद दिखाए हैं इसके, लेकिन उनमें से मात्र 5 या 6-7 पद हैं आपके जो लिए हैं, वो आपके सामने हैं। समझ आई बात? अब नहीं आई तो फिर आप कैसे आए? आपके पास बुक भी नहीं है। लेकिन इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कुछ भी आप सुनोगे सही तरीके से तो बहुत कुछ समझ आएगा। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे तो सारी राम कहानी आपके आंखों के सामने तस्वीर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए